नमस्कार दोस्तों, लोकतेज न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिन सोमवार, तारीख 20 जनवरी 2025, हिंदी तिथि माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया भी महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। आइए सबसे पहले इतिहास में आज ही के दिन घटे कुछ अन्य घटनाक्रमों पर नजर डालें। भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सिनेमेटोग्राफर का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योगदान को सम्मानित करने के लिए 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। वर्ष 2008 में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति को प्रदान किया गया। वी.के. मूर्ति गुरुदत्त की मशहूर श्वेत श्याम फिल्मों 14वीं का चांद, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम के सिनेमेटोग्राफर थे। उन्हें ये पुरस्कार 20 जनवरी 2010 को प्रदान किया गया। ये फिल्मी दुनिया के इतिहास में सिनेमेटोग्राफरों के योगदान को मान्यता देने का अहम क्षण था। इसी दिन घटी इतिहास की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। 1817 कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसे अब प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1957 भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्राम्बे, बम्बई में किया। 1961 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में देशवासियों से कहा, यह मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह बताओ कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। 1972 अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा मिला और मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1981 ईरान बंधक संकट समाप्त हुआ। अयातुल्लाह खुमैनी ने 52 अमेरिकी बंधकों को 15 महीने बाद रिहा किया। 1988 भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन। 2009 बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी हैं। 2018 नेत्रहीनों के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लगातार दूसरी बार खिताबी जीत हासिल की। 2021 कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में रविवार को लगी आग में 18 शिविर जलकर खाक हो गए। आग की शुरुआत एलपीजी सिलेंडर विस्फोट से हुई, लेकिन दमकल और आपदा प्रबंधन टीमों ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके का निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति की जानकारी दी। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रशासन ने कुशल अग्निशमन और बचाव कार्यों से बड़ी जनहानि टाली। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या स्नान की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि महाकुंभ का संदेश देश की एकता और अखंडता है। उन्होंने बताया कि लाखों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक संगम में स्नान कर महाकुंभ की भव्यता का अनुभव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और दोनों आगामी महास्नानों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का भरोसा जताया। बता दें कि महाकुंभ 2025 में अब तक मेले में अब तक 7.72 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 7,000 से अधिक संस्थाएं भाग ले चुकी हैं और 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं। विदेशी पर्यटक भी हिंदी और संस्कृत के मंत्रों को सस्वर गाते हुए महाकुंभ की आध्यात्मिकता से अभिभूत हो रहे हैं। मेला क्षेत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अगली खबर। मुंबई की अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है, जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चोरी के इरादे से अभिनेता के घर में घुसपैठ की। हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई। पुलिस ने मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जताई है और हमले के मकसद, आरोपी के कपड़े और घटना के अन्य सबूतों की जांच की आवश्यकता बताई है। अदालत ने पुलिस की दलीलें स्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला केवल एक अभिनेता से जुड़ा नहीं, बल्कि गंभीर अपराध का हिस्सा है। अगली खबर प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी, कट ऑफ अंक और अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करने के मुद्दे पर सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया है। यह मामला 17 यूपीएससी अभ्यर्थियों की याचिका पर आधारित है, जिसमें आयोग के पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर ये विवरण समय पर उपलब्ध कराए जाएं, तो अभ्यर्थी अनुचित मूल्यांकन के खिलाफ उचित कदम उठा सकते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित की है।
यूपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता का सवाल लंबे समय से उठा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों और राज्य आयोगों में उत्तर कुंजी व अंकों को समय पर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इस मुद्दे का समाधान लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक गलियारे से खबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी। राहुल ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सफेद टी शर्ट मुहिम शुरू की है। इस अभियान के तहत उन्होंने आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीबों और श्रमिकों की अनदेखी कर केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। मुहिम में भाग लेने के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल नंबर साझा किए गए हैं। वैसे भी सफेद टी शर्ट करुणा, एकता, अहिंसा, समानता और प्रगति के प्रतीक के रूप में उपयोग की जा रही है। यह अभियान बढ़ती आर्थिक असमानता और श्रमिकों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। कोलकाता की सियालदह अदालत ने आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराया है। 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार संजय को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने रॉय को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। मामले ने देशभर में आक्रोश फैलाया था और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। संजय की मां और बहन ने भी दोष सिद्ध होने पर सजा को स्वीकार करने की बात कही है। यह मामला महिला सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया की गंभीरता को रेखांकित करता है। हरियाणा के दादरी में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर की नानी 70 वर्षीय सावित्री देवी और 50 वर्षीय मामा युद्धवीर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्कूटी पर जाते समय एक कार ने टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। मनु भाकर को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हादसा उनके परिवार के लिए गहरे दुख का कारण बना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी वाहन चालक की तलाश जारी है। उधर कारोबार जगत से खबर है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेट एंडरसन पर उनकी रिपोर्टिंग के दौरान कनाडाई हेज फंड एंसन के साथ कथित मिलीभगत के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एंडरसन पर आरोप है कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में एंसन की सलाह और निर्देश का पालन किया। यह आरोप अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा प्रतिभूति धोखाधड़ी के दायरे में आ सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 में गौतम अदानी समूह पर रिपोर्ट प्रकाशित कर वैश्विक सुर्खियां बटोरी। हाल ही में एंडरसन ने हिंडनबर्ग को बंद करने की घोषणा की। आरोप है कि एंसन और हिंडनबर्ग के बीच संलिप्तता ने शेयर बाजार में हेरफेर की संभावनाएं बढ़ा दी। अगली खबर, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए खनौरी विरोध स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे 121 किसानों ने रविवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। डल्लेवाल, जिन्होंने 26 नवंबर से अनशन शुरू किया था, सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को वार्ता का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता लेना स्वीकार किया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल और किसान संगठनों के बीच वार्ता की घोषणा से आंदोलन में सकारात्मक प्रगति हुई है। हालांकि किसान नेताओं ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर अडिग रहते हुए अनशन को स्थगित करने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता व्यक्तिगत आमंत्रण पर शामिल होंगे। अंबानी दंपति ट्रंप परिवार के घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। ट्रंप का ये समारोह कई विश्व प्रसिद्ध उद्योगपतियों, राजनेताओं और हस्तियों की उपस्थिति के कारण विशेष होगा। शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी एकमात्र भारतीय होंगे और उन्हें वीआईपी अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एलन मस्क, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई और मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी भाग लेंगी। ये ट्रंप परिवार और वैश्विक व्यापारिक नेताओं के बीच मजबूत संबंधों को रेखांकित करता है।